सो बेसिकली जो आपके स्प्रे पॉन्ड हैं वो कूलिंग पॉन्ड्स के अंदर आते हैं। तो कूलिंग पॉन्ड का पर्पस क्या है? सप्लाइंग कूलिंग वाटर टू नियर बाय पावर प्लांट। कूलिंग पॉन्ड आर यूज्ड वेयर सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल, यानी आपका जो स्प्रे पॉन्ड है उसके लिए भी सफिशिएंट लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम स्प्रे पॉन्ड यूज कर सकते हैं। और ये क्या है? ये अल्टरनेटिव है किसका? कूलिंग टावर का। द कूलिंग पॉन्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कूलिंग द कंडेंसर वाटर, यानी सबसे सिंपल मेथड है जो कंडेंसर से आपका वाटर आता है जिसको हमें ठंडा करना है। दिस मेथड इज लेस इफिशिएंट देन कूलिंग टावर, और अगर हम इसका कंपैरिजन कूलिंग टावर से करें तो ऑब्वियसली ये लेस एफिशिएंट है। टाइप्स देख लीजिए, नेचुरल एंड डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉन्ड, सिंगल डेक एंड डबल डेक कूलिंग पॉन्ड, और थर्ड है आपका स्प्रे पॉन्ड। यानी जो आपका स्प्रे पॉन्ड है वो हमारे सिलेबस में है, थोड़ी सी इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये कूलिंग पॉन्ड का ही एक टाइप है। सो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ पे 3 फिगर्स दिख रहे हैं, एक है सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड और दूसरा है डबल डेक स्प्रे पॉन्ड एंड तीसरा है आपका स्प्रे पॉन्ड विद लूवर्स फैन। आपको यहाँ पे 3 फिगर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट फिगर जो है वो सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड का है, दूसरा फिगर जो है डबल डेक स्प्रे पॉन्ड का है, और तीसरा फिगर जो है वो स्प्रे पॉन्ड विद लूवर्स फैंस का है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए, यानी सिंपल सा आपका हॉट वाटर जाएगा और ये नोजल लगी होंगी, स्प्रे नोजल जो कि सेम हाइट की होंगी। तो हम इसमें से वाटर स्प्रे करेंगे तो ये स्प्लैश के फॉर्म में निकलेगा, ऐसे स्प्लैश करेगा और ये ठंडा होके फिर इस टैंक में जमा हो जाएगा। जब ये टैंक में जमा होगा तो हम इसको पंप के थ्रू जो कूल वाटर है प्रोसेस में भेज देंगे फिर से रीयूज करने के लिए। सेकंड जो आपका है वो डबल डेक है। डबल डेक इसलिए बोला क्योंकि जहाँ स्प्रे पॉन्ड के लिए जो सिंगल डेक वाला था उसमें आपका नोजल का साइज सेम था, मतलब हाइट सेम थी, पर यहाँ पे नोजल की साइज में डिफरेंस है। पहले स्मॉलर वाला, फिर हाइयर, फिर स्मॉलर, फिर हाइयर, फिर स्मॉलर, फिर हाइयर, और सेम पर्पस ही रहेगा। ये भी आपकी कूलिंग करेंगे। इसमें जो कूलिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है? इवोपोरेशन एंड विंडेज की वजह से हो रहा है। तो ये नोजल जो है, यानी ये जिससे स्प्रे निकल रहा है, ये अलग अलग हाइट पे अवेलेबल होंगे, यानी लगे होंगे। तो हम इसको डबल डेक स्प्रे पॉन्ड कहेंगे। पहला वाला सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड एंड दूसरा वाला डबल डेक स्प्रे पॉन्ड। जो थर्ड फिगर है उसमें देखिए, आपने ये हॉट वाटर गया, इनलेट किया और स्प्रे के थ्रू आप सिंगल डेक हो या डबल डेक हो कोई सा भी ले लें, बट हम उसे फैंस के थ्रू फैंस लगा दें। तो वो लूवर्स फैंस हमने ये जो लगाए हैं, ये लूवर्स फैंस है, ये लूवर फैंस लगा दिए तो क्या होगा? जैसे अब आपको दिख रहा है कि इसके लिए बहुत ह्यूज एरिया चाहिए हमें स्प्रे पॉन्ड लगाने के लिए, तो ह्यूज एरिया चाहिए। ये लगे होंगे, अब ये खुले में लगे हैं तो फिर हवा ज़्यादा चलेगी, तो हवा ज़्यादा चलेगी तो इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी होगा क्योंकि विंड की वजह से इधर उधर चला जाएगा। तो क्या करना है कि जो एक्सेसिव एयर है उसको भी रोके और स्प्रे पॉन्ड मतलब ठंडी हो बट इतना भी ना हो कि हवा आंधी तूफान आ गया तो भाई पूरा का पूरा पानी कलेक्ट होने की बजाय उड़ा चला जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लूवर्स फैंस लगा देंगे। ठीक है, तो लूवर्स फैंस से आपका ठंडा हुआ पानी ठंडा होके फिर आपका टैंक में कलेक्ट हो गया। टैंक में कलेक्ट होने के बाद में जो ये कोल्ड वाटर होगा पंप के थ्रू हम फिर कोल्ड वाटर को प्रोसेस में ले जा लेंगे। तो अब डिफरेंस देखते हैं। देखिए मैंने नीचे में इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है। इन अ सिंगल डेक अरेंजमेंट द सेम एलिवेशन, यानी मैंने पहले ही मेंशन किया, देखिए इसमें आपको सेम एलिवेशन ही दिखेगा, जो नोजल्स लगी हैं उनका सेम एलिवेशन है। ठीक है, इन दिस सिस्टम warm water serviced from the condenser is spread through the nozzle over a pond of large area। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, मैंने आपको पहले ही बताया। डबल डेक में क्या है? स्प्रे नोजल अरेंज एट डिफरेंट एलिवेशन। देखिए डिफरेंट एलिवेशन में ये ना छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। उससे क्या होगा? जो हायर हाइट वाला होगा उसने उस एरिया में अपना किया स्प्रे किया, मतलब इतने एरिया में स्प्रे किया, पर इतना एरिया तो आपका छूट रहा है ना, तो इस एरिया को भी हम यूटिलाइज क्यों ना कर लें। अगर हम इसमें भी स्मॉल साइज के या छोटा सा थोड़ा सा मतलब एलिवेशन दे के दो नोजल लगा देंगे तो ये हमारा एरिया भी यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ ऊपर ऊपर ही स्प्रे हो रहा है, ये एरिया तो छूट ही जा रहा होगा, कुछ एरिया छूट रहा होगा, इसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम जो स्प्रे नोजल है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट एलिवेशन में करेंगे, तो कूलिंग इफेक्ट ये इसमें क्या होगा? मोर देन सिंगल डेक से होगा। ठीक है, और वाटर कम्स इनटू कांटेक्ट विद एयर एट लोअर टेम्परेचर।
और थर्ड वाले में हमने पहले ही आपको बताया, इन केस ऑफ ओपन पॉन्ड द ड्राफ्ट लॉसेस विल बी, ठीक है, यानी ओपन पॉन्ड है यानी खुला हुआ है पूरा, तो क्या होगा, ड्राफ्ट लॉसेस होगा, हवा चली कितनी चल रही कितनी नहीं चल रही, ठीक है। इफ द विंड वेलोसिटी इज हाई, यानी मैंने पहले ही बताया तेज हवा चली तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग लूवर्स फैंस एज शोन इन फिगर, यानी जो हाई वेलोसिटी एयर की होगी हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, हम ये लूवर फेंस लगा दें। तो आपके स्प्रे पॉन्ड में हमने 3 तरह के स्प्रे पॉन्ड देखे, जो कि स्प्रे पॉन्ड हमारा किस पे काम कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट इज लॉस्ट बाय इवोपोरेशन एंड विंडेज। और पहला वाला है सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड्स, दूसरा वाला है डबल डेक स्प्रे पॉन्ड, और तीसरा वाला क्या है, स्प्रे पॉन्ड विद लूवर्स फैंस, जिसमें हमने फैंस लगाए हैं। एडवांटेजेस देखते हैं कूलिंग पॉन्ड का क्या है। एडवांटेजेस, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लेस। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी हुई है, फ्री है, तो आप कूलिंग टावर बनाने में पैसा वेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास फ्री में है कि भाई इतनी ज़मीन पड़ी है तो हम इसका क्या यूटिलाइज करें, चलो स्प्रे पॉन्ड लगा के हम कूलिंग कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसकी इनिशियल कॉस्ट दिख रहा है आपको, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है तो इनिशियल कॉस्ट लो ही होगी। सिंपल इन डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट, जो कि आपका सेकेंड एडवांटेज हो गया। बट डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ में कुछ ना कुछ है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कूलिंग पॉन्ड क्या है, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ कूलिंग। भाई पूरे नोजल लगाने तो बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए आपको। मोर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवोपोरेशन एंड विंडेज रन। एंड थर्ड क्या है, लो कूलिंग एफिशिएंसी। मैंने पहले कहा कूलिंग वाटर आप जो हम लोग करते हैं कूलिंग टावर में, उससे कम इसकी एफिशिएंसी होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है कूलिंग वाटर का आपके स्प्रे पॉन्ड में, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि बाहर का अगर टेम्परेचर मान लीजिए जितना है, जितना एयर के थ्रू आपका नेचुरल ड्राफ्ट के थ्रू ठंडा हो रहा है उतना ही हो पाएगा, यानी जितना टेम्परेचर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर अवेलेबल होगा उसी के आसपास ही आपका जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर होगा उसी के आसपास हो पाएगा। पर कूलिंग टावर में हम क्या है, उससे बिलो भी चले जाते हैं, यानी हम रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए हम उतना टेम्परेचर उसका मेंटेन कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हम हवा के भरोसे हैं, और बारिश, भाई मौसम कैसा है, धूप निकली है कि नहीं निकली है, तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें भी इसको अफेक्ट करेंगी। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी कूलिंग टावर के मुकाबले कम होगी। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर ऑफ कूल्ड वाटर, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया। और इसकी कूलिंग एफिशिएंसी के लिए देखिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर लिखिएगा इसको, आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। कैपिटल ई से हम कूलिंग एफिशिएंसी को डिनोट कर रहे हैं, और क्या है, TIW माइनस टी नॉट डब्ल्यू अपॉन TIW माइनस T डैश इंटू 100। एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो हम परसेंटेज में ही निकालेंगे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। E जो है आपकी एफिशिएंसी है जो कि परसेंटेज में है, जो TIW है वो टेम्परेचर ऑफ इनलेट वाटर का है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और TOW जो है वो टेम्परेचर ऑफ आउटलेट वाटर का है डिग्री फ़ारेनहाइट में, और जो T डैश है वो क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एयर डिग्री फ़ारेनहाइट में। यानी आपको जो भी टेम्परेचर की यूनिट रखनी है वो सेम रखनी है, ऐसा नहीं एक को डिग्री फ़ारेनहाइट में ले लिया दूसरे को डिग्री सेंटीग्रेड में कर दिया, नहीं, सबकी जो यूनिट है आपको यूनिट बैलेंस करना आना चाहिए, सबकी यूनिट आपको सेम लेनी है। कूलिंग टावर बेसिकली आपके 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसमें क्या होता है कि भाई नेचुरल जो एयर आ रही है हम उसी के थ्रू ठंडा करें। ठीक है, हमने कुछ भी एक्सटर्नल कुछ नहीं यूज़ करना है। और जो मैकेनिकल है कूलिंग, उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 तरीके के हो गए आपके, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यानी फोर्स ड्राफ्ट में क्या करेंगे, हम हवा का, जैसे पंखा होता है ना, पंखे लगाएंगे तो पंखा जब आपके एयर को पुश करेगा तो वो आपका फोर्स ड्राफ्ट हो गया। जैसा कि आप कमरे में पंखा लगाते हैं तो आप ठंडा फील करते हैं, वो हवा आपको सारे मॉलिक्यूल्स को, एयर के मॉलिक्यूल्स को आपकी तरफ भेजती है, तो वो क्या हो गया, फोर्स ड्राफ्ट हो गया। इंड्यूस ड्राफ्ट कब होगा, जब वो एग्जॉस्ट की तरह, जैसे किचन में आपका एग्जॉस्ट फैन लगा होता है और वो गर्म एयर को बाहर निकाल रहा होता है, वो कैसा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो टाइप ऑफ कूलिंग और इफिशिएंसी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी स्प्रे पॉन्ड की पढ़ा तो इसकी इफिशिएंसी 50 to 60 होती है परसेंटेज में, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की 50 to 75 होती है, एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की 70 to 90% होती है। अब देखते हैं फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या है। कूलिंग टावर फैन आर यूज्ड ऑन द induced draft cooling tower to pull air up through the film media. On
फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, द एयर इज पुश्ड फोर्स्ड बाय ब्लोअर एट द बॉटम ऑफ द एयर इनलेट लूवर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही, मतलब हमने पंखा लगा दिया और पंखे की हवा ले रहे हैं तो सामने से आपको प्रेशर फील हो रहा है, एयर का प्रेशर फील हो रहा है, तो दैट इज फोर्स्ड ड्राफ्ट। और जब किचन का जो एग्जॉस्ट है जो आपकी एयर को खींच रहा है और बाहर फेंक रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। सो ये रहा आपका फिगर कूलिंग टावर का। तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक टावर होगा, अब हम इसमें क्या है, जो हॉट वाटर है जिसको हमें ठंडा करना है, हम ऊपर से इसको पंप के थ्रू ले जाएंगे। यहाँ पे आपके स्प्रे नोजल लगे होंगे, अलग अलग स्प्रे नोजल लगे होंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे टावर के एकदम ऊपर की हाइट से। फिर क्या होगा, ये पानी नीचे आएगा। हमने यहाँ पे फिल मटेरियल यूज़ किया है, बेसिकली ये पैकिंग है। फिल मटेरियल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जैसे जैसे अगर आप पानी, आपने देखा होगा जैसे बारिश की बूंदें हैं तो आपके घर में छत से अगर वो सीढ़ियों से थ्रो आती हैं तो उसको टाइम लगता है नीचे तक आने में, और वो डायरेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरती हैं तो वो डायरेक्ट गिर जाती हैं, पर सीढ़ियों से आने में उनको टाइम लगता है, यानी उनका पानी की बूंदों का एयर के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ा। तो सेम फिल्म मीडिया का हमारा पर्पस ये है कि भाई हमने यहाँ से पानी स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ से स्प्रे होके पानी क्या होगा, फिल्म मीडिया के थ्रू थोड़ा इसको कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा एयर और वाटर का, जिससे क्या होगा, जल्दी पानी ठंडा होगा। फिर यहाँ ठंडा होके जो आपका वाटर है बेसिन में जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम पंप के थ्रू जहाँ पे हमें भेजना है प्रोसेस में भेज देंगे। और जो एयर है वो हम कहाँ से डाल रहे हैं, ड्राई एयर हम नीचे साइड से डाल रहे हैं। ठीक है, आपकी एयर यहाँ से जाएगी, साइड से जाएगी। नेचुरल में क्या होगा, आपका फैन यूज नहीं करेंगे, और आपका जो मैकेनिकल होगा हम उसमें फैन, अगर ऊपर की साइड हमने फैन यूज किया है यानी हम सक कर रहे हैं तो वो इंड्यूस ड्राफ्ट हो गया, और अगर हम साइड में अगर फैन यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका फोर्स ड्राफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, एयर के थ्रू हमने पानी के कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ फिल मटेरियल से बढ़ाया, फिर ये पानी ठंडा हुआ, कलेक्ट हुआ, बेसिन में कलेक्ट हो जाएगा, जो हमारा यूज हो जाएगा। हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी लगाया है, इसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं कि ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हम क्यों यूज करते हैं। मेन पर्पस देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा फैन लगा है, और ये जो मॉइस्ट एयर है जो अब आपने हीट ट्रांसफर किया थ्रू एयर से वाटर को ठंडा किया, तो एयर क्या है, गर्म तो होगी ना, उसमें भी कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, तो जो एयर है वो कहीं से निकलेगी ही, तो वो क्या होगी, वार्म मॉइस्ट एयर आउट, यहाँ से आपकी एयर निकल जाएगी। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। बेसिकली सिंपल सा ये आपका फिगर है कूलिंग टावर का। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होते हैं, फिल मटेरियल क्या होंगे। ठीक है, कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये एक तरह के हीट एक्सचेंजर ही है, स्पेशल टाइप के, दैट अलाउ वाटर एंड एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट, यानी वाटर और एयर को कॉन्टैक्ट में लाने के लिए विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ में, टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, यानी हॉट वाटर के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। ड्यूरिंग द कूलिंग टावर वर्किंग प्रोसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट, यानी जब हम कूलिंग टावर में पानी को ठंडा कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट वाटर का इवोपरेट हो जाता है, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट्स बीइंग सर्कुलेट थ्रू आउट द कूलिंग टावर। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कूलिंग टावर, यानी बहुत टाइप के कूलिंग टावर अवेलेबल हैं, बट द कूलिंग टावर वर्किंग प्रिंसिपल स्टे प्रिटी मच द सेम, यानी जो उनका प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है। मोस्ट कूलिंग टावर वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवोपोरेटिव कूलिंग। समझ आई आपको भी बात कि हम यहाँ पे इवोपोरेटिव कूलिंग का ही प्रिंसिपल यूज करेंगे। अगर आप चाहें तो कूलिंग टावर का ये वाला फिगर इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम वही ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका हॉट वाटर इधर से आएगा, ये स्प्रे नोजल लगे हैं उसके थ्रू स्प्रे होगा, एक्सचेंज सरफेस है यानी फिलिंग है यहाँ पे कुछ, तो उसके थ्रू आपका हीट ट्रांसफर कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा, फिर जो ठंडा पानी होगा वहाँ कलेक्ट होकर आपका कोल्ड वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एयर इन हो रही है, यहाँ से एयर इन हो रही है, ये आपका एयर वार्म मिस्ट एयर आउट, ये आपका नॉर्मली हट जा रहा है। तो ये कौन सा है, वैसे ये है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो आप चाहें तो ये वाला भी फिगर बना सकते हैं। चलिए कूलिंग टावर के फ्लो पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि नेचुरल ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट दो तरीके के कूलिंग टावर होते हैं।
तो फ्लो की जो हम बात करेंगे तो क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो को बात करेंगे। तो क्रॉस फ्लो में क्या होगा, वर्टिकली आपका ऊपर से नीचे की साइड में वाटर आ रहा है और हॉरिजेंटल में आपकी एयर जा रही है। तो एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट पैटर्न कुछ इस तरह होगा, इसीलिए हम इसको नेचुरल ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ भी फैन वगैरह यूज़ नहीं किया है, इसलिए नेचुरल हो गया। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पैटर्न वही सेम रहेगा, आपके हॉरिजेंटल से एयर जा रही है एंड वर्टिकल से वाटर आ रहा है, तो ये आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पैटर्न जो मैकेनिकल ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट पैटर्न क्रॉस फ्लो जैसा है और फैन यूज़ किया है। काउंटर फ्लो में क्या होता है कि काउंटर फ्लो में जिस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं, जिस डायरेक्शन से एयर आएगी उसी डायरेक्शन के अपोजिट में आपका वाटर जाएगा। तो आपकी एयर ये गई, आपकी वर्टिकली एयर जा रही है और ऊपर से ही वर्टिकली वाटर आ रहा है। तो इस तरह जब आपका कॉन्टैक्ट पैटर्न होगा एयर का तो आपका काउंटर फ्लो कहलाएगा। और मैकेनिकल में देख लीजिए, एक इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए कॉन्टैक्ट पैटर्न ये हो गया एंड आपका फोर्स ड्राफ्ट के लिए ये हो गया। ये एग्जॉस्ट फैन की तरह आपकी एयर को सक करते हुए बाहर निकालेगा और यहाँ दो फैन लगे हुए हैं जो कि एयर को फोर्स करेंगे कि भाई आप जाओ, वर्टिकली जाओ और वाटर के कांटेक्ट में आओ। ये बेसिकली जो है ये फिल मीडिया है। Cross flow cooling tower. In cross flow cooling tower system, the water vertically flows through the fill media while the air horizontally flows across the falling water. यानी जो वाटर है उसका फ्लो वर्टिकली है और एयर जो है वो हॉरिजेंटली आ रही है, तो इनके कॉन्टैक्ट का जो पैटर्न है वो क्रॉस फ्लो है, इसीलिए हम इसे क्रॉस फ्लो कह रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा, हॉरिजेंटल से आपकी एयर, वर्टिकल से आपका वाटर। बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द फ्लो द एयर डजंट नीड टू पास थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये क्रॉसिंग ऑफ द फ्लो है तो हमें एयर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। दिस परमिट द यूज ऑफ हॉट वाटर फ्लो वाया ग्रेविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिन ऑन द टॉप ऑफ द टावर right above the fill media. The basins are a standard of a cross flow cooling tower and are applied on all units. काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, इन दिस सिस्टम द एयर वर्टिकली फ्लोज अपवर्ड काउंटर टू द वाटर फ्लोज इन द फिल मीडिया ड्यू टू द एयर फ्लोइंग वर्टिकली। ओके, तो यानी क्या है, जो आपका एयर है वर्टिकली अपवर्ड में जा रहा है और उसके काउंटर में कैसा फ्लो है, उसका वाटर का है, तो फिल जो कि फिल मीडिया के थ्रू होते हुए जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू द एयर फ्लोइंग वर्टिकली, यानी जो एयर है वो वर्टिकली फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये काउंटर फ्लो कहलाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ द बेसिन ग्रेविटी फ्लो लाइक अ क्रॉस फ्लो टावर। यहाँ पे हम बेसिन ग्रेविटी फ्लो नहीं यूज़ कर सकते क्रॉस टावर की तरह, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एज अ सब्स्टिट्यूट these towers use pressurized spray system, usually pipe type, to spray the water on the top of the fill media। यानी यहाँ पे क्या करते हैं, टावर में क्या करते हैं कि ऊपर से जो हम पानी स्प्रे करते हैं तो वो प्रेशराइज स्प्रे सिस्टम यूज़ करते हैं। और ये किससे होते हुए जाएगा, ये फिल मीडिया से होते हुए जाएगा, मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। तो कूलिंग टावर फिल मीडिया होता क्या है, Filled media is the by far one of the most important cooling tower component, यानी बहुत important है ये component कूलिंग टावर के लिए। क्यों है, कूलिंग टावर यूज़ इफ़िशियंट प्लास्टिक फिल्म, यानी जो हम इसमें फिलिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक फिल्म टाइप फिलिंग मीडिया हो सकता है या फिल मीडिया हो सकता है, दैट द मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया। ये क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है सरफेस एरिया को फॉर इवोपरेटिव कूलिंग प्रोसेस के लिए। वाटर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फिल विच सेपरेट इनटू थिन फिल्म। तो ये जो सेपरेट होगा वो कैसे होगा, थिन फिल्म के थ्रू सेपरेट होगा, तो कॉन्टेक्ट एरिया, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया है। दिस प्रोसेस इंक्रीज द वाटर एयर इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी वाटर और एयर का जो इंटरफेस है इसको इंक्रीज किया है। एंड अलाउ द एक्स्ट्रा हीट टू एवोपोरेट एट द फास्ट पेस, यानी और जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको एवोपोरेट करने में भी ये हेल्प करता है। द मेजर फैक्टर इन चूजिंग फिल मीडिया आर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इंटेंडेड ट्रीटमेंट, वाटर मेकअप एंड कंटामिनेशन पोटेंशियल। ऑब्वियसली अब जो हम फिल मीडिया यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है ना कि अब वाटर का हम तो ट्रीटमेंट तो करेंगे, बट इतना तो नहीं जैसा हम लोग बॉयलर के लिए करते हैं, वैसा तो इतना प्योर नहीं भाई, बिल्कुल ही इसमें सॉलिड परसेंटेज नहीं है, इतना तो नहीं होगा उसमें। ऑब्वियसली उसमें टीडीएस वीडीएस सब कुछ होता है, तो क्या होगा उसमें कि भाई हमें फिलिंग मीडिया ऐसा यूज़ करना है कि भाई कोरोजन ना हो जाए, इसीलिए हम प्लास्टिक के फिल यूज़ करते हैं। टाइप देखिए कूलिंग टावर के फिल
फिल्म मीडिया के। तो फिल्म टाइप फिल्म मीडिया के क्या है, स्प्रेड द वाटर आउट इनटू अ थिन लेयर, यानी जो फिल्म टाइप फिल्म मीडिया है इसमें क्या होगा, जो वाटर का स्प्रेड होगा वो एक थिन लेयर बनाएगा। और स्प्लैश टाइप फिल्म मीडिया में क्या होगा, ब्रेक्स द वाटर अप। Drift eliminators, cooling tower drift eliminators and heavy duty drift eliminators are the part of cooling tower, यानी ये एक पार्ट है। आप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हो सकता है, हैवी ड्यूटी ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होता है, और ये किसका पार्ट है, कूलिंग टावर का है। दैट आर डिजाइन टू रिमूव ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो वाटर जा रही है ना एयर के साथ में, उसके मॉइस्चर, हम बोले ना मॉइस्ट एयर है और हॉट एयर भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ वाटर की ड्रॉपलेट इंट्रेनमेंट हो रही होती है, तो हम उसको भी रोक लें, उसको भी हम मतलब रिसाइकिल करके भाई रुक जा, और हम उसको भी कलेक्ट करें और उसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसलिए हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का यूज़ कर रहे हैं। मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रोसेस वाटर, तो ये क्या बेसिकली कर रहा है, आपके प्रोसेस वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको रोक रहा है। कूलिंग टावर नोजल क्या होते हैं, जो हम लोग नोजल यूज कर रहे हैं वाटर को स्प्रे करने के लिए। कूलिंग टावर नोजल आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर बिकॉज दे यूज ग्रेविटी फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिन्स। ओके, कूलिंग टावर फैन जो होंगे अब उनका भी तो देखना पड़ेगा वो कैसे हैं और उनका क्या यूज़ है। तो कूलिंग टावर फैन आर यूज टू फोर्स और पुश लार्ज अमाउंट ऑफ एयर थ्रू आउट द कूलिंग टावर। दे मस्ट बी बिल्ड टू विद स्टैंड द कोरोसिव इफेक्ट, यानी हमें ध्यान देना पड़ेगा जो उसका मटेरियल है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो कोरोसिव नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर, ऑब्वियसली आप वाटर हैंडल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें बाइकार्बोनेट्स नहीं होंगे, तो ये नहीं होंगे वो नहीं होंगे। तो क्या होगा कि अगर आपको जो फैन का जो मटेरियल है वो कोरोसिव इफेक्टिव नहीं हो, ऐसा नहीं कि कोरिजन तुरंत के तुरंत पकड़ ले, तो क्या हो जाएगा, दे मस्ट बी बिल्ड टू विद स्टैंड द कोरोसिव इफेक्ट्स इन विच द एनवायरमेंट दैट दे ऑपरेट। दीज फैंस आर यूजुअली लाउड, मतलब बहुत साउंड क्रिएट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ लो साउंड कूलिंग टावर फैन। इसीलिए आप जब भी कूलिंग टावर के आसपास से निकलेंगे बहुत साउंड आपको सुनाई देने को मिलेगा। तो बेसिकली आपका जो फ़ैन है उसकी वॉइस होती है। पर अभी क्या है, रिसेंटली जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से तो जो फ़ैन की साउंड था हम उसको लो करने में सक्षम हुए हैं। तो आपका जो लो साउंड है तो वो कूलिंग टावर के फैंस के डिज़ाइन पे भी डिपेंड करेगा। एयर इनलेट लूवर्स, तो एयर इनलेट लूवर्स ये बेसिकली खिड़की टाइप का होगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एयर को फ्लो करने के लिए, जैसे आप घरों में खिड़की लगा के रखते हो ना, और खिड़की से भाई बारिश का पानी ना आए, ओले ना आए, ऐसा भी नहीं हो कि भाई सब चीज़ चला आ रहा है तो लूवर छज्जा निकाल के रखते हो, तो बेसिकली ये छज्जे छज्जे निकले होंगे, तो उसी टाइप का होगा। तो एयर इनलेट लूवर्स और एयर इनटेक लूवर्स प्रोहिबिट द सनलाइट फ्रॉम द एंटरिंग द बेसिन, यानी ये सनलाइट को आपके बेसिन तक पहुंचने से रोक रहे हैं। विच प्रोहिबिट algae growth and lower chemical cost. These lowers also lower the amount of splash out, यानी जो आपका पानी स्प्लैश आउट हो रहा है कूलिंग टावर में उसको तो ये रोक रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, सनलाइट को आने से रोक रहा है। मतलब वही छज्जे छज्जे जैसे निकाल दिए, खिड़की जैसे जैसे ब्लाइंड्स होते हैं ना ऑफिस में, तो आपने सीधा कर दिया तो सारे के सारे एक लाइन से खिड़की टाइप में बन जाते हैं, तो सब कुछ दिखने लगता है, और एक खींच देते तो बंद हो जाता है। तो उसी तरह के होते हैं ये। और इनका बेसिक पर्पस क्या है कि सनलाइट नहीं अंदर आनी चाहिए, और सनलाइट अगर अंदर आएगी तो क्या होगा, वाटर, भाई जल ही है, जल है तो जीवन है। तो आपको पता है कि अब सनलाइट, वाटर, तो भाई एल्गी फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होने लगेगा अगर सनलाइट आने लग जाएगी। तो सनलाइट को जितना से जितना हम रोक सके उतना बेटर है, और ये वाटर के जो स्प्लैश अमाउंट है उसको भी रोकता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट वॉल्व, अब भाई लेवल तो देखना पड़ेगा ना कूलिंग टावर में कितना लेवल है कितना नहीं है। तो प्रोसेस फ्लोट वॉल्व एंड इलेक्ट्रॉनिक वाटर वेल लेवल मेजरिंग सिस्टम हम इसमें यूज़ करते हैं। कूलिंग टावर बेसिन हीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, बट अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे भाई टेम्परेचर बहुत ठंडा है, आइस जम जा रही है, ठंड का मौसम में 0 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, तो कूलिंग टावर तो वहाँ पे भी होगा। आपका प्रोसेस का टेम्परेचर तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उसको हमें ठंडा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा थोड़ी ना कि एटमॉस्फेयर में छोड़ के कई दिनों तक वेट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली कूलिंग टावर का यूज़ करेंगे। बट अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कूलिंग टावर में ठंडा तो हो गया, तो बेसिन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए ताकि वो फ्रीज ना हो। तो कूलिंग टावर बेसिन हीटर्स प्रिवेंट द कोल्ड वाटर बेसिन फ्रॉम फ्रीजिंग अप ड्यूरिंग द विंटर वेदर कंडीशन।
प्रॉब्लम्स क्या आती है कूलिंग टावर में? improperly treating cooling tower feed water, circulating water and blow down can lead to several issue. The four more common beings, यानी सबसे 4 कॉमन बींग्स जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? स्केलिंग हो गया, कोरिजन हो गया, फॉलिंग हो गया, बायोलॉजिकल ग्रोथ हो गया। अब भाई पानी है तो बायोलॉजिकल ग्रोथ होना तो कॉमन ही है। तो स्केलिंग पहले देखते हैं। स्केलिंग हम लोगों ने आपके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है किस किस की वजह से स्केलिंग होता है, तो आप उसमें से इसको और डीपली पढ़ लीजिएगा, बट मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देती हूँ। व्हेन वाटर इज हीटेड, यानी पानी को जब हम गर्म करते हैं, सर्टेन कंपाउंड्स दैट माइट बी सॉल्युबल इन लो टेम्परेचर, जो कुछ कंपाउंड होते हैं तो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। वाटर बिकम इनसॉल्युबल इन हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है? आप जैसे क्या है, आप पानी उड़ा रहे हैं, सी वाटर से नमक बनाते हैं तो क्या होता है? पानी तो उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाता है ना, तो सॉल्ट तभी आपको मिलता है। इसी तरह क्या होगा, क्या हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? आपके वही सॉल्ट्स रह जाएंगे। तो वाटर एंड कैन स्केल फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स ऑन सरफेस, जो आपकी सरफेस होगी आपको उसको डिपोजिशन दिखेगा, एकदम स्केल फॉर्मेशन होगा जो कि हार्ड डिपॉजिट है, मतलब खुरचने से भी नहीं निकल रहा है, आप स्क्रैप कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। विद इन द यूनिट इन लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी हम जो वाटर है उसका अगर प्री ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा स्केलिंग की प्रॉब्लम आती है। प्लगिंग अप एंड डैमेजिंग पाइप एंड इंटरनल सरफेस, अब स्केलिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी? आपका प्लग हो जाएगा, पाइप के अंदर में डैमेजेस हो जाएंगे, इंटरनल सरफेस और इक्विपमेंट में डैमेजेस होंगे, हीट ट्रांसफ़र एरिया, आपका हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा क्योंकि स्केल फॉर्मेशन हो गया है। सम कॉमन कंपाउंड दैट स्केल कूलिंग टावर इंक्लूड्स कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, और मैग्नीशियम के सिलिकेट हो गए, और सिल्का हो गया, कैल्शियम के कार्बोनेट्स हो गए, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गया, आपका कैल्शियम का मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया, सिल्का हो गया। इन एडिशन टू टेम्परेचर, alkalinity pH can also play a major role ऑन स्केलिंग विद इन अ कूलिंग टावर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एल्कनिटी और जो पीएच है मेंस उसका बहुत बड़ा रोल है स्केलिंग में। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे पीएच बढ़ेगा, वैसे वैसे ही प्रेसिपिटेट आउट होंगे जो कि हायर रेट में होंगे। अनदर फैक्टर क्या होगा? अमाउंट ऑफ स्केल कॉजिंग कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन वाटर, यानी अब जो कंटामिनेंट्स हैं वाटर में डिजॉल्व उनकी वजह से भी स्केलिंग हो रहा है। तो ट्रीटिंग these issue before they have a chance to scale in a cooling tower will prevent these issue to begin with, यानी अगर हम पहले ही कूलिंग टावर के वाटर को थोड़ा सा ट्रीट कर ले तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही ट्रीट कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कोरिजन देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कूलिंग टावर में कोरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, तो किस वजह से हो रहा है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ कूलिंग टावर वाटर इजंट प्रॉपरली ट्रीटेड, यानी फिर से वही बात कि कूलिंग टावर का जो वाटर है वो पहले ट्रीट नहीं किया गया है तो कोरिजन कैन अकर। दिस हैपन व्हेन सर्टेन कंटामिनेंट्स इन अ वाटर, यानी ये इसी वजह से हो रहा है जो कि सर्टेन कंटामिनेंट्स हैं वाटर में, मेनली सच एज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस हो गई, और CO2 गैस, ये दो गैसेस बहुत ज़्यादा आपका कोरिजन करती हैं। कॉज द मेटल टू डिग्रेड एंड रिटर्न टू इट्स ऑक्साइड स्टेट, यानी क्या करेंगे, मेटल को डिग्रेड करेंगे और इसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है उसको बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और जो ये रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। दिस थिन्स एरिया इन द मेटल, यानी जो एरिया है मेटल का वो पतला होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग चांस ऑफ रैप्चर, यानी टूटने का, फटने का डर रहेगा। लीड टू इक्विपमेंट फेलियर, यानी इक्विपमेंट फेलियर का डर रहेगा। लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर। In addition to dissolved gases, some other factors that can lead to corrosion in a cooling tower can include, यानी जो आपके डिजॉल्व गैसेस है उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो कोरिजन का कारण बनती है कूलिंग टावर में। वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गया, यानी जो बैक्टीरियाज पनप जाएंगे। पानी है तो भाई कहीं ना कहीं कहीं पे भी रख दो तो उसमें बैक्टीरियाज आ ही जाते हैं। वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में जितना वेरिएशन होगा उसके बेस पे। एल्कनिटी, डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हो गए। Some solutions might include filtration, building the system with
कोरिजन रेजिस्टेंस मटेरियल, यानी हम 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें, जो भी हमने सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वाटर का फिल्ट्रेशन कर लें या ट्रीटमेंट कर लें। और क्या करें, जो हम जितना से जितना कूलिंग टावर है उसको हम कोरिजन रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाएं, सच एज स्टेनलेस स्टील पाइपिंग रखें एंड यूजिंग सर्टेन केमिकल कोरिजन इनहिबिटर्स। तब हम क्या कर सकते हैं, और भी क्या चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट, अगर हमें केमिकल यूज़ करना है तो हम केमिकल कोरिजन इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो कोरिजन की वजह से 3 चीज़ें, आपको 3 तरह के कोरिजन देखने को मिलेंगे, पिटिंग, जर्नल और गैल्वेनिक। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फॉलिंग देखते हैं। फॉलिंग एक बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत खतरनाक फैक्टर है आपके कूलिंग टावर के लिए। तो फॉलिंग अकर इन अ कूलिंग टावर सिमिलर टू स्केलिंग, यानी स्केलर जो आपकी स्केलिंग होती है उसी की तरह ही है। इट एक्यूमुलेट्स डिपॉजिट्स, जो एक्यूमुलेट्स कलेक्ट हो जाएगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, बट दीज डिपॉजिट्स आर नॉट एज हार्ड एज स्केल, यानी जैसे आपके बर्तन में वो स्केलिंग वाइट फॉर्मेशन हो रहा था वैसे ही होगा, बट क्या होगा कि वो कुछ वाइट छूट जाता है, जो छूट जाता है वो आपका फॉलिंग होता है। और ये मतलब यानी जो स्केल है वो आपका बहुत हार्ड होता है, उसको बहुत ज़्यादा आपको स्क्रैप करना पड़ेगा तब जाके वो क्लीन हो पाता है। तो जो ये फॉलिंग में जो आपके एक्यूमुलेट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, ये उतने हार्ड नहीं होते जितने स्केलिंग में होते हैं। सम कंटेमिनेंट्स दैट कॉजेज फॉलिंग कैन इंक्लूड, तो ये 4 तरीके के हैं बेसिकली, देख लीजिए। कोलाइडल एंड सस्पेंडेड सॉलिड, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, स्लिट एंड सैंड। ये 4 तरीके के अगर कंटेमिनेंट्स हैं तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न बनते हैं फॉलिंग के लिए। और अब पानी की बात हो रही है तो भाई जहाँ पे भी पानी रखेंगे तो वहाँ काई लग जाती है। काई लगना मतलब क्या, बायोलॉजिकल ग्रोथ ही तो हो रही है। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ को क्या करेंगे आप, कैसे रोकेंगे, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स इन कूलिंग टावर वाटर सच एज बैक्टीरियाज, एल्गे एंड फंगी, यानी आपके क्या हो रहे हैं भाई, पानी कहीं रखा वहाँ बैक्टीरिया भी पनप जाता है, एल्गी भी आ जाती है, फंगीकरण भी, आपका फंगस भी लग जाता है, फंगी भी लग जाती है। कैन कॉज ऑल द इश्यूज, कोरिजन एंड फॉलिंग ऑफ द कूलिंग टावर इक्विपमेंट्स। इनकी वजह से क्या हो रहा है, कोरिजन भी हो रहा है, फॉलिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ चांस आर माइक्रोब ग्रोथ विल रन, ठीक है, कॉजिंग लीक एंड फॉलिंग इन द सिस्टम, यानी क्या हो गया, आपका जो लीक करने का कोशिश करेगा, ये जितना आपका ग्रोथ बढ़ेगा बायोलॉजिकल, उसकी वजह से आप कोरिजन होगा। तो जो इक्विपमेंट के लेयर है, यानी अगर कोई मेटल है तो उसकी जो लेयर है वो पतली होना शुरू हो जाएगी। अब जब पतली होगी तो लीक करने का चांसेस बढ़ जाएगा और फॉलिंग भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड प्रमोटिंग स्लिम फॉर्मेशन दैट कैन रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र। अब इसकी वजह से क्या होगा, स्लिम फॉर्मेशन की वजह से आपका हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाएगा एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ कोरिजन। तो इसकी वजह से आपका जो रेट ऑफ कोरिजन है वो भी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम देखिए, अब इतना सब प्रॉब्लम है तो हमको देखना ही पड़ेगा ना भाई, हम कूलिंग टावर का जो ट्रीटमेंट कर ले तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कूलिंग टावर मेकअप वाटर इनटेक करके, दूसरा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके, तीसरा आयन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी जो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले भी आपके फर्स्ट चैप्टर में। चौथा क्या है, केमिकल एडिशन, यानी केमिकल एडिशन करके। फिफ्थ क्या है, साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन करके। सिक्स्थ है ब्लो डाउन ट्रीटमेंट करके। तो जो केमिकल एडिशन है उसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एट दिस पॉइंट द प्रोसेस देयर इज टिपिकली द यूज ऑफ केमिकल्स सच एज कोरिजन इनहिबिटर्स, यानी हम आप यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, इनहिबिटर्स यूज़ करने वाले हैं। जब हम कोरिजन इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल बायोकार्बोनेट्स के लिए, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड प्रोटेक्ट मेटल कंपोनेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनहिबिटर्स यानी कोई केमिकल ऐड कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमारा मेटल कंपोनेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। एल्गीसाइड एंड बायोसाइड, आप ये 2 केमिकल और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमीन हो गया, अगर हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया तो क्या होगा, टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब एंड बायोफिल्म्स, यानी जितना भी एल्गी फॉर्मेशन हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा आपने अगर ब्रोमीन ऐड कर दिया। बंद नहीं होगा तो कम से कम हो जाएगा, जैसे आपकी क्वांटिटी पे बेस करेगा कि आप ब्रोमीन कितना ऐड कर रहे हैं।
एंड स्केल इनहिबिटर्स जो होंगे, स्केल इनहिबिटर्स में आपका एग्जांपल देख लिए फॉस्फोरिक एसिड, यानी अगर हमने फॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू प्रिवेंट कंटामिनेंट फ्रॉम फॉर्मिंग स्केल डिपॉजिट्स, यानी जो स्केल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमें रोकना है, तो हम लोग इनहिबिटर्स करें, कौन सा वाला यूज़ करें, स्केल इनहिबिटर्स, और फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को कौन सा पढ़ाऊँ। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकूँ।